धन व्यापार योजना का भी ड्रॉ हुआ। यह सप्ताह में एक दिन हो रहा है। आज पहला था और उसमें उन व्यापारियों को प्रोत्साहन देने की योजना है कि जो अपनी दुकान में ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित करें, उनको समझाएं, वो व्यवस्था दें। और 14 अप्रैल बाबा साहब आंबेडकर जी की जन्म जयंती पर एक मेगा ड्रॉ होगा जिसमें करोड़ों रुपयों के इनाम दिए जाएंगे। जिन लोगों को इस लकी ड्रॉ में इनाम मिला है उनका मैं अभिनंदन करता हूं, लेकिन मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं क्योंकि उन्होंने झारखंड जैसे छोटे गांव में रहने वाले किसी छोटे नौजवान ने इस टेक्नोलॉजी को आत्मसात किया, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, महिलाओं ने उपयोग किया। और इसलिए देश में जो लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं वो एक प्रकार से उज्जवल भारत की नींव मजबूत करने का काम कर रहे हैं और इसलिए मैं इन सबका अभिनंदन करता हूं, को बधाई देता हूं। आज एक और काम हुआ, मेरी दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है और वो हुआ है एक नई ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम रखा है भीम। बहुत कम लोगों को मालूम होगा जिस महापुरुष ने हमें संविधान दिया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थशास्त्र में उनकी निपुणता, ये उनकी सच्ची पहचान थी। और उन्होंने आज से करीब 80-90 साल पहले भारत का रुपया, उस पर थीसिस लिखी थी और मुद्रा नीति कैसी हो। उस समय जब अंग्रेजों का शासन था, भीमराव अंबेडकर ने विश्व के सामने भारत की मुद्रा नीति के संबंध में एक नएपन से अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। और आज हम लोग जिस रिजर्व बैंक की चर्चा करते हैं, आरबीआई की बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो थीसिस लिखी थी उसी के प्रकाश में से विचार लेकर के ये रिजर्व बैंक का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, आजाद भारत में हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्य और केंद्र के बीच आर्थिक व्यवस्था कैसे चले, पैसों का बंटवारा कैसे हो, इसके लिए जो फाइनेंस कमीशन की कल्पना हुई है, यह भी बाबा साहब आंबेडकर, भीमराव आंबेडकर के विचारों का परिणाम है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की मुद्रा व्यवस्था में, भारत की सेंट्रल बैंक की कल्पना में, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में, अर्थव्यवस्था के संबंध में किसी एक महापुरुष का स्पष्ट दर्शन था, उत्तम से उत्तम योगदान था। तो उस महापुरुष का नाम है डॉक्टर भीमराव आंबेडकर।
और इसलिए आज जो ऐप और आने वाले दिनों में देखना कि सारा कारोबार जैसे हम पहले नोट या सिक्कों से करते थे, वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। यानी एक प्रकार से बाबा साहब आंबेडकर का नाम सारी अर्थव्यवस्था के अंदर ये भीम ऐप के द्वारा सेंटर स्टेज में आने वाला है। उसका प्रारंभ आज इस कार्यक्रम के तहत किया है। बहुत ही सरल है। इसे आप डाउनलोड करने के बाद स्मार्टफोन हो, 1000-1200 वाला मामूली फीचर फोन हो, इससे इसका उपयोग कर सकते हैं आप। इंटरनेट होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। और आने वाले 2 सप्ताह के भीतर भीतर एक और काम हो रहा है जिसकी सिक्योरिटी की चेकिंग की व्यवस्था चल रही है इन दिनों। वो आने के बाद तो ये भीम की ताकत ऐसी होगी कि आपको न मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी, न स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, न फीचर फोन की जरूरत पड़ेगी, न इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आपका अंगूठा काफी है। आपका अंगूठा काफी है। कोई कल्पना कर सकता है, एक जमाना था अनपढ़ को अंगूठा छाप कहा जाता था। वक्त बदल चुका है। अंगूठा आप ही का अंगूठा आपकी बैंक, आप ही का अंगूठा आपकी पहचान, आप ही का अंगूठा आपका कारोबार। कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आ रहा है। और 2 सप्ताह के बाद ये व्यवस्था जब आरंभ होगी, मैं बहुत साफ देख रहा हूं, ये भीम दुनिया के लिए सबसे बड़ा अजूबा होगा। देश में आधार कार्ड 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को आधार नंबर मिल चुका है। जो 12-15 साल से छोटी आयु के हैं उनका बाकी है, काम चल रहा है। लेकिन जो बड़ी आयु के हैं 14 से ऊपर, करीब करीब उसमें से अधिकतम लोगों का हो गया। कुछ छुटपुट कुछ रह गए होंगे, तो अब काम चल रहा है। दूसरी तरफ देश में 100 करोड़ से ज्यादा फोन है, मोबाइल फोन। जिस देश के पास 65% नौजवान 35 साल से कम आयु के हो, जिस देश के लोगों के हाथ में मोबाइल फोन हो, जिस देश के लोगों के अंगूठे में उनका भविष्य सुनिश्चित कर दिया गया हो, वो देश एक बार अगर डिजिटल कनेक्टिविटी कर दें तो कितना बड़ा नया इतिहास बना सकता है, ये इसके अंदर आपको दिखाई दे। एक जमाना था, आप लोगों ने पुराने जमाने की मूवी देखी होगी, तो शेयर मार्केट में व्यापारी इकट्ठे होकर के चिल्लाते थे, ऐसे ऐसे उंगलियां कर करके वो अपना शेयर बाजार में दाम बोलते थे। और उसको लिखने वाले फिर दूर से तय करते, हाँ ये वो बोली बोल रहा है, वो ये बोली बोल रहा है। ये एक जमाना ऐसा था। आपने देखा होगा पहले शेयर मार्केट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करते थे तो बड़े बड़े शेयर सर्टिफिकेट आते थे, उसको संभालना पड़ता था, घर में
कोई ध्यान रखता था कि देखो भाई शेयर लिए थे तो क्या हुआ, कोई दाम बढ़ा कम हुआ। आज हिंदुस्तान किस प्रकार से बदल को स्वीकार कर चुका है। करोड़ों करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट से, डीमैट अकाउंट से अपना पूरा कारोबार ऑनलाइन करते हैं। मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लोग उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और वे कोई कागज का टुकड़ा नहीं, अरबों खरबों रुपयों का कारोबार चल रहा है। लेकिन इस देश के अंदर शायद हो सकता है आज मैंने कहा तो कुछ लोग जाग जाएंगे, खोजने के लिए जाएंगे कि मोदी जो कह रहा था सच है कि गलत है। क्या सचमुच में शेयर बाजार के अंदर सब ऑनलाइन होता है क्या? क्योंकि अब तक किसी का ध्यान ही नहीं हो गया। ये हो चुका है, लेकिन ध्यान नहीं गया। लेकिन इन दिनों जब मैं कहता हूं कि ई पेमेंट के लिए, तो लोगों को लगता है ये कुछ नया लाया है मोदी, गड़बड़ लगता है। और इसलिए बड़े बड़े लोग, उच्च उच्च पदों पर रहे हुए लोग, वे भी अपने बड़ी मृदु भाषा में बोलते हैं, सॉफ्टली बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, देश अनपढ़ है, मोबाइल फोन कहां है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए ये निराशा में पले बड़े लोगों के लिए मेरे पास कोई औषध नहीं है, लेकिन आशावादी लोगों के लिए मेरे पास हजारों अवसर है। भाइयों बहनों, आज कोई धोबी सोच सकता है क्या कि वो बैंक से लोन ले सकता है? कोई छोटा सा हजाम की दुकान चलाने वाला, बाल काटने वाला व्यक्ति, वो सोच सकता है कि मुझे बैंक से लोन मिल सकता है? कोई अखबार की पस्ती इकट्ठी करने वाला या अखबार बेचने वाला सोच सकता है? वो कल्पना ही नहीं कर सकता कि बैंक में मैं जाऊंगा पैसे मिल सकते हैं, सोच ही नहीं सकता। क्योंकि हमने हालत ऐसे बना के रखी। ये जो मैं डिजिटल पेमेंट की बात करता हूं, वो कैसा रिवॉल्यूशन लाएगा। और जब ये भीम सामान्य नहीं है। आपके परिवार की वो आर्थिक महासत्ता बनने वाला है। कैसे? मान लीजिए एक धोबी आज, उसके बाद लोग आते हैं, कपड़े ड्राई क्लीनिंग, दिखना फलाना करा के जाते हैं, शाम को वो 500-1000 रुपये कमा लेता है, घर ले जाता है अपना गल्ला। लेकिन जिस दिन वो डिजिटल पेमेंट लेना शुरू करेगा तो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। उसका मोबाइल फोन बोलेगा कि रोज का 800-1000 रुपये आते हैं, 100-200 रुपया बचते हैं। फिर उसको बैंक से अगर लोन लेना होगा तो बैंक को कहेगा देखो भाई मेरे मोबाइल चेक कर लीजिए, मेरे अकाउंट में इतना पैसों की लेन देन चलती है, अब मुझे जरूरत है 5000 रुपया चाहिए, दे दीजिए। भाइयों बहनों, यही तो इस देश की ताकत है कि हम अपनी बुराइयों को खत्म करने के लिए खुद होकर के आगे आते हैं, समय मिलते ही निकल पड़ते हैं और करके रहते हैं। ये 8 तारीख के बाद देश ने इस ताकत का दर्शन कराया है, जो देश की अनमोल ताकत है। अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ना ये सामान्य बात नहीं है। 125 करोड़ देशवासी, और ये भी सही है कि ये बुराइयां कुछ लोगों ने स्वेच्छा से स्वीकार की होगी, कुछ लोग मजबूरन उसके शिकार हुए होंगे, लेकिन इच्छा अनिच्छा से भी ये दीमक की तरह फैल गई है।
इसलिए दीमक की तरह फैली हुई बेईमानी की बीमारी समाज में भी कभी तो ऐसा लगता था कि लोग शायद इससे जीने की आदत बना लेंगे, लेकिन 8 नवंबर के बाद मैंने देखा कि लोग मौके की तलाश में थे। ऐसी जिंदगी उनको नहीं चाहिए, उनको ईमानदारी की जिंदगी चाहिए, उनको ईमानदारी का रास्ता चाहिए। और ये देशवासियों ने करके दिखाया है। और भाइयों बहनों, मैं विश्वास से कहता हूं, ये जो सारी मेहनत हो रही है, और ये काम छोटा नहीं है, दुनिया को अचरज हो रहा है कि 86% करेंसी एकदम से व्यवहार से निकल जाए। दुनिया आज इस पर सोच नहीं सकती देश कैसा है, कैसे लोग हैं, और देखो जी रहे हैं, सोच रहे हैं आगे बढ़ना है। ये देश की कोई सामान्य ताकत नहीं है, और ये ताकत देशवासियों ने दिखाई है, और यही ताकत है जो आने वाले दिनों में देश को आगे ले जाने वाली है। भाइयों बहनों, और मेरा मत है इस देश के धन पर, इस देश की संपदा पर, इस देश के गरीब का हक सबसे पहले होना चाहिए। गरीबी के खिलाफ लड़ाई नारों से नहीं होती है। आप देखिए, मैंने देशवासियों से एक प्रार्थना की थी, कहा था कि आप अगर आर्थिक रूप से अगर आपको ज्यादा नुकसान नहीं होता है तो आप एलपीजी की सब्सिडी छोड़ दीजिए। यह देश जो कभी 9 सिलेंडर और 12 सिलेंडर पर 2014 के चुनाव का एजेंडा लेके चल रहा था, एक पार्टी इस बात के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी कि 9 सिलेंडर देंगे कि 12 सिलेंडर देंगे। जिस देश में पूरा चुनाव सिलेंडर की संख्या पर लड़ा गया हो, इस देश के अंदर एक सरकार आकर के लोगों को यह कहे कि सब्सिडी छोड़ दो, कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट। हम आपको 12 सिलेंडर दे दो, वोट दे दो, ये दूसरा ऐसा आया वो कहता है सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दो। और मैं आज सर झुका करके मेरे देशवासियों के सामने नमन करते हुए कहना चाहता हूं, 1 करोड़ 20 लाख लोगों से ज्यादा परिवारों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। और मैंने वादा किया था कि आप जो सब्सिडी छोड़ रहे हैं, मैं उस गरीब मां को दूंगा जिस गरीब मां को लकड़ी के चूल्हे से धुएं के आग में अपने बच्चों के साथ गुजारा करना पड़ता है। उस गरीब मां को एक दिन में 400 सिगरेट का धुआं अपने शरीर में लेना पड़ता है। उस मां के स्वास्थ्य का क्या होता होगा? आप अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए, मैं ये सिलेंडर उस गरीब मां को देना चाहता हूं जो लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है। और आज मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, अब तक 1.5 करोड़ गरीब माताओं को गैस सिलेंडर हम दे चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आ रहा है अब जान ही रहा है, ये जो भी आ रहा है गरीब के काम आने वाला है, गरीब की भलाई के लिए काम आने वाला है। देश को बदलना है दोस्तों, देश के सामान्य मानवी की जिंदगी बदलेगी तब देश बदलने वाला है। और जब मैं आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी मना रहा हूं और भारत सरकार ने गरीब कल्याण वर्ष के रूप में इसको मनाना तय किया है, तब ये सारा परिश्रम गरीबों को समर्पित है, उनके कल्याण को समर्पित है, मध्यम वर्ग के व्यक्ति को उसका हक दिलाने के लिए समर्पित है, उनके शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए समर्पित है। और मुझे विश्वास है कि देश ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिए, कष्ट झेल करके आशीर्वाद दिए हैं, आने वाले दिनों में इस बदलाव के हकदार भी वही होने वाले हैं। मैं फिर एक बार उस इनाम को प्राप्त करने वालों को बधाई देता हूं। मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं
कि 2017 के 1 जनवरी को आप कम से कम 1 जनवरी से शुरू करिए। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, कम से कम 5 लेन-देन तो करिए। हर हिंदुस्तानी एक बार 5 लेन-देन करना देखे तो फिर उसको आदत हो जाएगी और देश डिजिटल मूवमेंट को लीड कर जाएगा। मैं फिर एक बार सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.